स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है ये हम समझेंगे। देखिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a system of equations has the solution, then system of equation is said to be consistent। यानी कि कोई इक्वेशन का सिस्टम से आप समझ रहे हैं कि जैसे 2 या 3 इक्वेशन होती हैं, उन सभी इक्वेशन को मिला के हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपने क्या समझा कि एक सिस्टम इक्वेशन का यदि उसका सॉल्यूशन होता है तब हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है या पूरा सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है। if has no solution then it is inconsistent। यदि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है इक्वेशन का ये कैसा है, इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए, इसके बारे में हम समझते हैं। कैसे हम चेक करेंगे कि इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए, एक सिस्टम है इक्वेशंस का। क्या है ये इक्वेशन? a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1। यह जो a11 a12 a13 है ये कॉन्स्टेंट्स हैं और x1 x2 x3 ये अननोन नंबर है, यानी इनकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। b1 ये कांस्टेंट होता है। सेम सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 इक्वेशंस हमें गिवन है। हम ये टेस्ट करेंगे कि ये इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा ये हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि आप जानते ही होंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू, देखिए कोफिशिएंट्स, x1 का कोफिशिएंट a11, x2 का कोफिशिएंट a12, x3 का कोफिशिएंट a13। ठीक ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए हमें सेकंड रो में लिखना होगा और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स जो है थर्ड रो में लिखने होंगे। तो ये क्या बन गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हम लेते हैं कांस्टेंट्स का, b1 b2 b3, v इज इक्वल टू b1 b2 b3। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से, ए और बी दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से एक तीसरा मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सी, जिसको नाम हम सी दे रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट वी। मतलब ए और बी दोनों मैट्रिक्स को हम एक मैट्रिक्स में बना देते हैं और इनको सेपरेट भी कर देते हैं। देखिए, सी इज इक्वल टू, ये पूरा मैट्रिक्स हमने यहाँ लिखा, देख रहे होंगे आप, और ये जो बी मैट्रिक्स है ये अलग, लेकिन इनको हमने सेपरेट भी कर दिया इस डॉट डॉट से। कुल मिला के ये कंप्लीट मैट्रिक्स कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, इक्वेशन से हमने बनाया कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स, इन दोनों को मिला के हमने बनाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम सी से लिखते हैं। और सी इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी, मतलब ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, तो ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हमने और डॉट लगाया, फिर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने ये लिख दिए। तो कंप्लीटली ये सी हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम ये फॉर्मूला बताना जा रहे हैं। फॉर्मूला बताते हैं कि हम
कैसे हम टेस्ट करेंगे इसके लिए, देखिए इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड होता है, इसके द्वारा टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे कि इफ रैंक, क्या होता है ये टेस्ट वही बता रहे हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी। मतलब यदि हम रैंक ए की निकालेंगे और रैंक सी की निकालेंगे, दोनों की रैंक कैसी आती है, इक्वल आती है। एंड किसके इक्वल आती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ हम अननोन नंबर के लिए कह रहे हैं, जो कि एक्स वाई जेड होते हैं या फिर होते हैं x1 x2 x3। तो इक्वेशंस में ये कितने नंबर हैं इनके, यानी कितने वेरिएबल्स हैं। जैसे कि अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड होंगे, 2 वेरिएबल की होगी तो एक्स और वाई होंगे, या x1 x2 होंगे, या 3 के लिए x1 x2 x3 होंगे। तो जो हम नंबर ऑफ वेरिएबल कह रहे हैं उनकी नंबर चाहिए। जैसे कि यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इसमें जो वेरिएबल कह रहे हैं हम x1 x2 x3 के लिए कह रहे हैं, x1 x2 x3 तीनों इक्वेशन में 3 वेरिएबल है। इसका मतलब हमने लिखा यदि रैंक ए की रैंक और रैंक सी की दोनों की इक्वल आए और किसके बराबर आए, किसकी इक्वल आए, नंबर ऑफ वेरिएबल। यानी कि अगर 3 वेरिएबल का है तो यहाँ 3 आनी चाहिए, दोनों की रैंक सेम आए और नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल आए, तब हम कहते हैं इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे कि जो इक्वेशंस हमें गिवन हैं वो है ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए जैसे हमने कहा x की और y की और z की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब हल हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3, जो कि सॉल्यूशन हम पीछे कर चुके हैं एडजॉइंट मेथड से। तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ। तो यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है कि x और y और z तीनों की वैल्यू क्या है, सिंगल आए, मतलब किसी की भी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आए। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। जैसे अगर हमने कहा x की वैल्यू आई 1, तब तो यूनिक है। अगर आगे x की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है, यानी 2 वैल्यू आ गई है x की, तब हम कहेंगे ये यूनिक नहीं है। ठीक है। सेकंड, रैंक ऑफ ए, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, दोनों की रैंक इक्वल हो लेकिन लेस देन हो। ये सिंबल होता है लेस का, यानी छोटा। लेस देन कहते हैं छोटा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, यानी ए और बी की सी की रैंक बराबर तो आए लेकिन जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उससे छोटी आए, कम आए, तब हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है मैनी सॉल्यूशन। तो लेस से समझ रहे होंगे, जैसे अगर वेरिएबल 3 है तो रैंक 2 आनी चाहिए या 1 आनी चाहिए, मतलब 3 नहीं आनी चाहिए। अगर 3 आती है एक्यूरेट, तब हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और अगर 3 से लेस देन आती है तब हम कहेंगे मैनी सॉल्यूशन, कि इन इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशन हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल हैं। जैसे x का जो हमने मान बताया, वैल्यू बताई, वो कहा x की वैल्यू 1, ओनली 1, तब यूनिक सॉल्यूशन। और हमने कहा x की वैल्यू अगर टर्म्स में आ जाए k की, हमने कहा x की वैल्यू k और k इज कांस्टेंट। तो अब k की वैल्यू कांस्टेंट है, k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो इक्वेशंस हैं उनके अनंत हल है, यानी मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड है इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल, यानी दोनों की रैंक कैसी है, इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है, तब हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, यानी इन इक्वेशन का हल नहीं है। मतलब कि इन इक्वेशन से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने समझा कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, और कि इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं या
मैनी सॉल्यूशन रखती हैं या नो सॉल्यूशन। अब ये कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में हमने बताया, जैसे कि कॉन्सिस्टेंट के बारे में बताया कि ऐसी इक्वेशन का सिस्टम जिसका सॉल्यूशन है, मतलब जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं यानी हल कर सकते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज द has the solution, then system of equation is said to be consistent। तब हम इन इक्वेशन को क्या कहते हैं, consistent है। तो अब सॉल्यूशन के लिए हमारे पास देखिए, यहाँ हमने लिखा कि यूनिक सॉल्यूशन और यहाँ लिखा मैनी सॉल्यूशन। तो दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूशन तो है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कॉन्सिस्टेंट है इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे कि या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए या मैनी सॉल्यूशन वाली, या यूनिक सॉल्यूशन की या मैनी सॉल्यूशन की, दोनों के लिए ही ये और ये दोनों के लिए ही इक्वेशंस कैसी होंगी, कॉन्सिस्टेंट होंगी। इनकॉन्सिस्टेंट के लिए हमने कहा, क्या डेफिनेशन में बताया कि इफ हैज नो सॉल्यूशन देन इट इज इनकॉन्सिस्टेंट। यानी अगर कोई इक्वेशन का सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। तो यहाँ हमने बताया अगर रैंक ए की और रैंक सी की नॉट इक्वल है तो क्या लिखते हैं, हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का दूसरा मतलब ये भी है कि इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट है। कैसी हैं इक्वेशंस, इनकॉन्सिस्टेंट हैं। तो हमारे पास दो फार्मूले बने, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों फार्मूले हैं कॉन्सिस्टेंट के लिए, और थर्ड वाला फार्मूला है इनकॉन्सिस्टेंट के लिए। ठीक है।